चले आइए जीरादेह के एसबीआई कंपाउंड के बजाज शोरूम शांति ऑटोमोबाइल्स पर, जहां आपको मिलेगा प्लेटिना पर 2800 की बचत, पल्सर 125 पर 3000 की बचत और धनतेरस की बुकिंग पर आकर्षक उपहार। दर्द एवं लकवा मुक्ति केंद्र डॉक्टर राजीव कुमार सिंह, माधव नगर, महादेवा महावीर स्कूल के सामने, सिवान। नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। आज हमारी टीम उपस्थित है सिवान जिले के सिवान सदर विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ हैं प्लूरल्स पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी। आइए हम उनसे बात करते हैं कि अभी जो चुनावी दौर चल रहा है उनका भ्रमण कैसे हो रहा है और लोगों के बीच में जा रहे हैं तो वो किन किन मुद्दाओं पर बात कर रहे हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार, धन्यवाद आपके पूरे दर्शकों को और आपके चैनल को। जी सर, ये आपके पार्टी के बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि अब पार्टी आपकी बिल्कुल नई है और ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो इस पार्टी के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं। प्लूरल्स के जगह पे बहुत लोग पॉपुलर बोल रहे हैं, बहुत तरह की बातें बोल रहे हैं, फिर वो काली शॉर्ट वाली मैडम जो है, इस तरह से लोग बोल रहे हैं। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने पार्टी के बारे में बताएं। हमारी पार्टी प्लूरल्स पार्टी है जिसकी मुखिया प्रेसिडेंट पुष्पम प्रिया चौधरी हैं जी, जो नीति निर्धारण और इकोनॉमिक्स और डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट की स्टडी और उस पर काम कर चुकी हैं नीतियाँ बनाने में यूरोपियन कंट्री में, खास करके इंग्लैंड में, और वहाँ से अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के बिहार में बदलाव के लिए, बिहार में प्रगति के लिए और बिहार में जो 30 साल से एक लॉकडाउन की सिचुएशन है उसके खिलाफ अपना आंदोलन कर रही है, जिसके पॉलिटिकल पार्ट के हम लोग हिस्सा हैं। मुद्दा हम लोग की पार्टी का अगर देखें तो मुख्य मुद्दा है रोज़गार और पूरे बिहार का एक विकास, कि जो अभी तक हमारा बिहार और बिहारी शब्द एक जो अपमान सूचक शब्द बन गया है, इसलिए स्वाभिमान के लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं ताकि हमारे आने वाले नस्लें, हमारे आने वाले बच्चे स्वाभिमान के साथ अपने घर में काम करें, उन्हें दिल्ली बॉम्बे जाके बेइज्जत होकर काम ना करना पड़े, उन्हें अरब जैसे कंट्रीज़ में जाने की ज़रूरत ना पड़े कि वहाँ लोग कितना बार आप लोग भी सुनते हैं कि कोई मर जाता है तो लाश भी नहीं आता भी है तो 6 महीना 7 महीने बाद आता है। तो ऐसी सिचुएशन ना आए और प्लूरल्स का मतलब है कि जन जन का शासन, इसमें सभी लोगों की सहभागिता हो, सभी लोगों का पार्टिसिपेशन हो, सभी लोग का इन्वॉल्वमेंट हो और सभी लोगों के पास सत्ता की पावर, सत्ता का जो सत्ता का विकेंद्रीकरण हो और सभी लोगों का उसमें अधिकार हो। ऐसा ना हो कि सत्ता केवल चंद लोगों के हाथ में हो, चंद लोगों के ये हो। और एक सचमुच का ट्रांसफॉर्मेशंस की बात कर रहे हैं हम लोग बिहार की। बिहार में हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसरप्शन की बात कर रहे हैं। हम लोग बिहार में जो हमारा पुलिस रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। हम लोग बिहार में एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। हम लोग बिहार में कोऑपरेटिव रिवॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। सर, जब हम सोशल मीडिया पे ध्यान देते हैं और कमेंट्स को पढ़ते हैं तो बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि प्लूरल्स पार्टी जो है या पुष्पम प्रिया चौधरी जो है ये जदयू की बी टीम है, नीतीश कुमार की बी टीम है, तो इस पर आपका क्या कहना है? अब बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं लोग, अगर ऐसा तो फिर हम लोग क्यों नीतीश कुमार को ही निशाना क्यों बनाते? हम क्यों बोलते कि ये 30 साल की सरकार क्या की है? क्यों हम बोलते कि ये सुशासन नहीं है, कुशासन है? हमारी लड़ाई उस जंगल राज से भी है और ये सुशासन की कुशासन बाबू से भी है। ये दोनों लोगों ने जनता को, बिहार को ठगने का काम किया है और जिस प्रॉमिस पे, जिस बात पे इन लोगों ने लड़ाई लड़ी, इन लोगों ने हमेशा जात पात और तोड़ने की लड़ाई लड़ी, लेकिन जिस जात की वोट लेके, जिस जात के नाम पर इन्होंने सत्ता पे आया उनके लिए भी कुछ किया नहीं है जी। और जनता बड़ा आक्रोश में है जी, बड़ा अब ये इतना दिनों के बाद से जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। और पहली बार केवल बिहार के ही पॉलिटिक्स में नहीं, पूरा भारत के पॉलिटिक्स में एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स, एक सकारात्मक सोच, एक डेवलपमेंट के लिए एक पूरे विज़न, एक रोड मैप के साथ अगर कोई पार्टी आई तो प्लूरल्स पार्टी है। सर, बिहार की राजनीति की अगर हम बात करें तो यहाँ विकास कहीं ना कहीं गौण रह जाता है और लास्ट में जा कर के जाति और धर्म के नाम पे चुनाव
की बात होती है और वोटिंग की बात होती है, तो आपको क्या लगता है प्लूरल्स पार्टी की जो प्रेसिडेंट हैं, पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं, इनको एक्सेप्ट करने में बिहार वासियों को कितना समय लग जाएगा? देखिए 30 साल से बात बिल्कुल सही है कि हम लोग जात पात और धर्म के नाम पर ही वोट दिए, जी और आज भी अगर आपको बता रहे हैं कि आप देखेंगे कि सिवान में जो हमारे 2 नेता हैं मिल गए, अगर आपको मिलना ही था तो आप खड़ा क्यों हुए भाई? जी आपके कारण से सबसे बड़ा जो दिक्कत हुआ, आप तो अपना जो भी है लेन देन करके अपना मिल गए, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आपके कार्यकर्ता हैं, जो आपके नाम पर गांव में इसमें आपका झंडा ढोते ढोते कितने लोगों से बाहर ले लिए, उनके लिए बड़ा ही असहज, अब वो कहाँ जाए, जी उनके दिल पे क्या गुजरा? वो क्या गुजर रही होगी। तो ये चीज़ें इन लोगों का कोई माने सिद्धांत नहीं है जी। आप किसी भी पार्टी का ये कर लें तो कोई सिद्धांत नहीं है। यही हमारे जो भी हैं, जो लोग हैं बड़े हम लोगों से वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं, और कहीं ना कहीं इन लोगों से गलतियां हुई हैं, कहीं ना कहीं उनसे चूक हुई है, तभी डॉक्टर रामेश्वर कुमार जैसा आदमी मैदान में है। तो क्या ज़रूरत थी जी हम लोग को एक बहुत ही शानदार 5 स्टार ज़िंदगी छोड़ के उसको लात मार के हम लोग आज ज़मीन पे धूल फाँक रहे हैं, और इसीलिए कि ताकि हमारी आवाम, हमारे बच्चे एक बेहतर शिक्षा, एक बेहतर स्वास्थ्य के वो हकदार हैं जो हमारी अभी तक की सरकारों ने पूरा नहीं किया है, और जिसके कारण से हम लोग मैदान में हैं। जब आप क्षेत्र में जाते हैं तो आप अभी जितनी बातें बताएं उसको एक्सेप्ट करने में क्या लगता है, जनता उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है? एक्चुअली हम आपको बता रहे हैं, ये बातें जो हम बोल रहे हैं जी ये हमारे शब्द नहीं हैं, जी ये जनता के। आप कभी भी आप हमको देखते होंगे कि हम बहुत जहाँ पे भी जाते हैं हम संवाद करते हैं, हम वोट नहीं मांगते हैं, हम संवाद बातें करते हैं, जी और बातें करने से बहुत कुछ क्लियर होता है। एक तो पहला चीज़ कि जनता इस जात पात की इससे उब चुकी है, जी लेकिन देखिए डर सबको लगता है। जी हाँ, लास्ट में गेम यही, जैसे अभी ये क्या गेम खेला जा रहा है कि हमको वोट दीजिए नहीं तो वो आ जाएंगे तो ये कर देंगे, एक तरह से डरा के यही काम बीजेपी वाले भी कर रहे हैं, यही काम राजद वाले भी कर रहे हैं। बस किरदार बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, शब्द थोड़ा बदल जाता है कि ये डराएंगे, ये आ जाएंगे, तो लेकिन बात एक ही होती है। कब तक हम सिवान वासियों से पूछना चाहते हैं, हम बिहार वासियों से पूछना चाहते हैं, कब तक हम इसी मुद्दे पर वोट देते रहेंगे? कब तक हम यही मुद्दा रहेगा हमारे को किस बटन पे हम अंगूठा लगाएं? क्या हमारा ये मुद्दा नहीं होना चाहिए कि कौन हमारे बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दे सकता है, कौन बेहतर शिक्षा कर सकता है, कौन बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकता है, किसके पास विज़न है, किसके पास रोड मैप है? क्या हम कब तक पास्ट की बातें कब हम फ्यूचर की बातें करेंगे? और लोग ये जान चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार का रिजल्ट ना एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत होगा। जो मैं जितना मुझे समझ में आया है, जो मैं एक बोलते हैं ना कि जनता की नब्ज़ पकड़ पाया हूँ, तो मुझे तो यही लग रहा है। सर, लोकतंत्र में जनता जो है सर्वोपरि है, और हम देखते आए हैं कि हमारे एंसेस्टर्स जो हैं पीढ़ी दर पीढ़ी जो है जो जातिगत समीकरण जो बनता है उसके हिसाब से जो पार्टियां हैं अपना रोटी सेकने का काम करती है। उस समय में हम किस तरह से अपने जो भी हमारे जनता हैं उनको कैसे हम शिक्षित कर पाएंगे कि आप अपने हक की लड़ाई लड़िए और सही कैंडिडेट को चुनिए? किस तरह से आप शिक्षित करेंगे उनको? इसके लिए एक ही चीज़ है ना कि हम कुछ भी ना देखें, जी हम एक ही चीज़ देखें कि हम अपने बच्चों का भविष्य। जी बच्चा माफ़ नहीं करेगा सर, उनको भी हक है गुजरात के, साउथ के, दिल्ली के, बॉम्बे के, महाराष्ट्र के बच्चों जैसा सुविधा पाने का। क्या उनका दोष है जी कि वो बिहार में जन्म लिए, आपके कोख में जन्म लिए, उसके लिए उनको क्या उनको उसका हर्जाना भरना पड़ेगा? और देखिए बच्चा सब माफ़ नहीं करेगा। वो अगर दिल्ली में, बॉम्बे में जाके बेइज्जत होगा ना तो किसी को नहीं बोलेगा। मुझे लगता है आने वाले समय में वो अपने गार्जियन को जरूर बोलेगा। अपने जो ये है, सोचिए ना, कोरोना केवल बिहार में आया था क्या? पूरा दुनिया में कोरोना आया था। जिस तरह से जब मानव जाति का इतिहास लिखा जाएगा, ये सबसे काला दिन लिखा जाएगा कि क्यों केवल बिहारी ही 1,000 किलोमीटर, 2,000 किलोमीटर पैदल चल के आए, भूखे पेट, पैर में छाले हो गए। ये एक मानवता के साथ अमानवीय घटना है जी। ये किसी के साथ, भगवान ना करे किसी के साथ दुनिया में किसी के साथ ये चीज़ें हो। हमने उसे झेला, लेकिन याद रखिए अगर ये चीज़ें आज से 20 साल बाद अगर फिर से कोई महामारी आई
और ये रिपीट हुई और आपके बच्चों को ये दिन देखना पड़ेगा ना, ये बच्चे माफ़ नहीं करेंगे। आपको ये चुनाव करना है कि कौन हमें एक बेहतर स्वास्थ्य, कौन एक बेहतर ज़िंदगी, बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ, कौन पार्टी है जो हमारे इनकम को बढ़ा सकते, कौन पार्टी है जो रोज़गार। ये लोग क्या करेंगे जी? 30-30 साल के शासन करने के बाद से इन लोगों ने रोज़गार नहीं दिया। जो हमारे लालू जी थे उन्होंने तो पूरे रोज़गार के जितने भी साधन थे, जितने फैक्ट्रियाँ उसी वक्त बंद हो गई। और ये नीतीश बाबू आए, उन्होंने बंद फैक्ट्रियों को ऐसा मैंने दफना दिया, चाहे जला दिया इस तरह से कि आने वाली नस्लों को हम, अब अगर आपका बच्चा होगा ना और उसको आप बताइएगा कि सिवान में 6 फैक्ट्रियाँ थी तो हंसेगा सड़ा, वो कहेगा कि लग रहा है कि बाबूजी के स्क्रू ढीला हो गया। वो मानेगा भी नहीं, वो मानेगा भी नहीं कि वो कि ऐसा था भी, ऐसा हो भी सकता है। ये चीज़ें बदलनी चाहिए थी, ये चीज़ें चेंज होनी चाहिए और ये चेंज शुरू जनता भी समझ गई है, पक गई है, ये चेंज होगा। मैं आपको बता रहा हूँ इस इलेक्शन में इस चेंज का संकेत आपको मिलेगा। सर, आपके हिसाब से सिवान सदर विधानसभा क्षेत्र की मेन समस्याएं क्या हैं? सबसे बड़ी समस्या तो है कि भाई रोजगार का दिक्कत। दूसरा जो है करप्शन बिल्कुल सब मुँह बाके अफसर लोग खड़ा हुआ है, जो आएगा उसको लीड जाएगा। तीसरा जो है यहाँ पे जो टाउन का ड्रेनेज सिस्टम का, टाउन का यही नहीं प्रॉब्लम है, गांव में भी समस्या है कि नाली वगैरह का व्यवस्था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो सिवान में आज के दिन में भी 1/3 टाउन माने कहीं ना कहीं उसके सामने जल जमाव की समस्या है। पूछिए तो लोग बोलते हैं कि ये तो नेचुरल डिजास्टर है, नेचुरल डिजास्टर है। अरे आधा आप देखिएगा नदी नाले, आप शाम को निकल जाइए किसी में कोई गड्ढे में गिर जाइएगा, क्या वो गड्ढा वो बीजेपी वाला बच्चा को छोड़ देता है? क्या वो राजद के बच्चे को छोड़ देता है? वो नहीं देखता है कि वो गड्ढा उसमें कौन गिरने वाला है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लोगों को, और सारी भी समस्याएं हैं, ट्रैफिक की समस्या है, प्रॉपर पार्किंग की समस्या, माने ये सब, तो ये सब मुख्यतः समस्याएं हैं जो चीज़ें सुधरनी चाहिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ा यूथ के लिए एजुकेशंस का माने नीचे से लेके ऊपर तक खराब स्थिति है जी। छोड़ दीजिए बड़ा प्रोफेशनल डिग्री को, हम लोग ग्रेजुएशन करने में 5-5 साल लगता है। लोग सुनते हैं ना बाहर में, बहुत सारे, मैं तो बाहर में पढ़ा 10वीं के 11 मैंने MBBS MS सब 10 साल में बाहर रहा, बहुत सारे दोस्त हैं। जब मैं ये बताता हूँ तो लोग हंसते हैं यार, हंसने की तो बात नहीं है, छोड़िए दुनिया में लोग हंसते हैं। क्या ये अत्याचार नहीं है क्या हमारे यूथ के साथ? मैंने 2 साल का कोई कीमत नहीं है, 3 साल का कोई कीमत नहीं। एक्चुअली ये हमारे राजनेताओं की मानसिकता को दर्शाता है। उनके हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता है जी 3 साल से। और इसके लिए क्या करना है जी? ये कौन सी बड़ा टेक्नोलॉजी है कि भाई टाइम पर एग्जाम हो जाए? एक इच्छा शक्ति, एक प्रॉपर मॉनिटरिंग, बस। ना इसमें ज़्यादा फंड की ज़रूरत है, ना लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा थोड़े है कि 3 साल बाद एग्ज़ाम नहीं होता है, होता ही है। तो ये चीज़ें सुधरनी चाहिए जी। कब तक हमने झेल लिया, आपने झेल लिया, बताइए ना, आपके बच्चों को भी झेलना पड़ेगा क्या? ये सही है क्या? सही है, दुर्भाग्य। और क्या ये इतनी बड़ी समस्या है जिसका समाधान ही नहीं है जी? आज भी बड़ा लाज लगता है जी, शर्म लगता है कि हमारे बच्चे यहाँ से छोटे छोटे चीज़ों के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए, IAS करने के लिए यहाँ पे बगल में आपके यूपी में चले जाते हैं लोग। यूपी का तो हालत और घटिया है, लेकिन वहाँ पे जाते हैं लोग। तो ये मैंने ऐसा बताने मने को नहीं रहता है कि लाज का बात, आदमी कहाँ लगता है किधर मुँह छुपा ले, किसी को बताए नहीं, शर्म। लेकिन ये हमारे राजनेताओं को जो अभी तक सत्ता में है, उनको कोई शर्म नहीं है, उनको उनके सब नॉर्मल है, होता है ना भाई, इसमें क्या जाता है? साल 2 साल की किसी का लाइफ आप खा गए, आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर, अगर आप विधायक बनते हैं तो आप भी अपना रोड मैप बनाए होंगे, कुछ फ्यूचर प्लानिंग किए होंगे, आप क्या क्या काम करेंगे? एक तो पहला चीज़ कि करप्शंस, अगर मैं अकेला भी विधायक बन गया ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि सिवान में भ्रष्टाचारी ऑफिसर्स आने से डरेंगे। एक्चुअली आपको भी मालूम होगा, हर ऑफिसर का एक रेट रहता है पटना में, कि सिवान जाएके बाद तो 2 लाख, गोपालगंज जाएके बाद तो 3 लाख, और गोजी जाएके बाद तो 1.5 लाख। और कौन ऐसा जगह बाकी जैसे नक्सली बेल्ट बटे तो जरा के तड़पावे के ओकरा भेज सही नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे कोई पैसा दे के नहीं आएगा, क्योंकि कमाई बंद हो जाएगी और अच्छे लोग आएंगे। इतना तो इससे क्या है ना कि काम सुचारू रूप से, करप्शन पे जरूर मैं लगाम लगाने की, मैं अकेले भी, मेरी पार्टी की सरकार नहीं भी बनी थी। दूसरा चीज़ कि ड्रेनेज सिस्टम, मैंने ये भी बोला है जनता को यहाँ पे
कि 5 साल में मैं आपके ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर नहीं कर पाया तो आपको मुंह दिखाने के लिए नहीं आऊँगा, मुंह दिखाने के लिए नहीं आऊँगा। लोग पूछते हैं कैसे होगा, इच्छा शक्ति से होता है जी। आप लगे रहेंगे, कौन ऐसा थोड़े है कि सरकार के पास फंड्स की कमी है, एक कोई किसी को मतलब है नहीं है, सब लोगों को मतलब इस बात से है ना कि नाली में के पैसा में से कितना कमीशन आ गया। हमारे सामने, आँख के सामने हमारे रोड के नाली 3-3 बार बना है जी 12 साल में, लेकिन आज तक उसमें से पानी नहीं बहा। ये क्यों ये नाली नहीं होता तब तक तो काम करना उद्देश्य नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट उद्देश्य ये है कि कितना माल मिले। ये चीज़ें सुधरेंगी। हम लोग जो ट्रैफिक का हमारा ये है कि रिंग रोड, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा ये है, लेकिन उसके लिए हम प्रयास करेंगे, हम डिफरेंट डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करेंगे। ओवरब्रिज जो हमारे क्या उसको बोलते हैं सिसवन ढाला के पास और यहाँ पे श्रीनगर के पास, उसके लिए हम वर्क करेंगे और ये चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। एक चीज़ और भी बता रहे हैं, हम केवल विधायक बन गए ना, लेकिन एक चीज़ और भी बता रहे हैं, नहीं भी बने ना तो हम यूनिवर्सिटी के लिए इसके लिए आंदोलन करेंगे कि भाई क्या आपको सपोर्ट चाहिए। कुछ लगेगा तो हम अपना फंड दे देंगे, भाई टाइम पर एग्ज़ाम कराओ। ये मैंने मान लीजिए कि यहाँ पे 20,000 30,000 बच्चों की ज़िंदगी से इस तरह से खेलना ही मैंने कष्ट होता है जी। एक्चुअली मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे मति में घुसे और मैं इलेक्शन लड़ने की, तब लोगों का कष्ट और पीड़ा देखिए रूम में बैठ के नहीं समझ में आता है। जब जाइएगा ना, जाते हैं तब लोग को लगता है बाँझ का जाने परसौती के पीड़ा बोलता है जी। जब आप जाता है ना आदमी फील्ड में, लोगों से मिलता है, लोगों का कष्ट देखता है ना, तो फिर लगता है एक दो चीज़ लगता है। एक तो ये भगवान को शुक्रगुजार करता है कि भगवान आपने मुझे कितना दिया है, अपना दर्द कम, अपना गम कितना कम है, दुनिया में कितना गम है। फिर लगता है कि बहुत कुछ हमारे पास है, बहुत कुछ है। दूसरा एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगता है कि कुछ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब कुछ मैंने कुछ करना चाहिए। इस हमारी आवाम को इससे बेहतर सुविधाओं का हक है, उन्हें मिलना चाहिए। आज़ादी के इतने साल बाद भी अगर किसी गांव में आपको जान के ताजुब होगा कि एक ऐसा भी गांव है, यही हमारे विधानसभा में, जहां प्राइमरी स्कूल नहीं है। आज भी ये बात हम सोचते थे, हमको नहीं मालूम था, हमको लगता था कि हम ही लोग के वक्त माने वो बोरा चट्टी पे लोग बैठते हैं। आज भी स्कूल हैं ऐसे जहाँ पे लोग बोरा चट्टी पे बैठते हैं। ये क्या लाज की बात नहीं है जी? आपके लिए, हमारे लिए, इस पूरे समाज के लिए लाज की बात नहीं है? और क्या हमारी सरकारें सचमुच इतनी कमज़ोर हैं, इतनी माने लाचार हैं? क्या सचमुच फंड एक प्रॉब्लम है कि इच्छा शक्ति प्रॉब्लम है, करप्शन एक प्रॉब्लम है? ये चीज़ें सुधरनी चाहिए जी। ऐसा नहीं कि हर चीज़ को आप जात पे, कलर पे देख के करेंगे जी। हमारी आवाम, हम अगर विधायक बनते हैं ना, हम सबके विधायक बनेंगे, उनके भी विधायक बनेंगे जो मुझे वोट देगा, मैं उनका भी विधायक बनूंगा जो मुझे वोट नहीं देगा। ये बांटने वाला विधायक मैं नहीं बनूंगा जी। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए जीत हार अपनी जगह पे है। वो मैं भी रियलिस्टिक आदमी हूँ, लेकिन मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ और मैं इतना तो पक्का बोल रहा हूँ कि हमने हवा खराब कर दी है, नहीं तो ये दो लोग नेताजी लोग ना मिलते जी। समीकरण खराब हो गया है। ये एक चेतावनी तो चली गई है कि अब ना सुधरे के पड़ी, अब नीमन कैंडिडेट ना दिया जाए नू तो ऐसा नहीं क्यों के दे दिए तो अब जनता घोंट ली। अब हाँ, ये बात समझ में आ रही है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हार भी गया ना तो एक राजनीति में पॉजिटिव बदलाव हो। और आपको आश्वासन देता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब चुनाव के बाद गायब नहीं होंगे, अब जीतेंगे चाहे हारेंगे, अब रहेंगे जनता की समस्याओं के लिए, जनता की आवाज़ में आवाज़ जरूर मिलाएंगे और हम काम करते रहेंगे, बिल्कुल काम करते रहेंगे। सर आपने बात की, इसके लिए आपको थैंक यू।